और नीरव चुनाव प्रचार कर रहा है। मणिपुर में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और जिस प्रकार से वहाँ पे आदिवासी समूहों में संघर्ष हो रहा है, खूनी संघर्ष हो रहा है, और जिस प्रकार से वहाँ जाने जा रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे मणिपुर जल रहा है। और केवल मणिपुर नहीं, अब ये आग मणिपुर से बाहर निकलकर मेघालय तक पहुँच रही है। और हमारे देश के नीरव कर्नाटका में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हिंदू मुसलमान करके वहाँ दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी सद्भाव को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वहाँ पे दंगे हो जाएंगे, जबकि खुद प्राइम मिनिस्टर हैं और खुद उनके व्यक्ति वहाँ पे होम मिनिस्टर हैं, तब ये कह रहे हैं वहाँ दंगे हो जाएंगे। वहाँ पे भगवान बजरंगबली का नाम लेकर भगवान बजरंगबली को चुनावी प्रचार में उपयोग में ला रहे हैं, और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। गवर्नर साहब ने, मुख्यमंत्री ने नहीं, गवर्नर साहब ने आदेश दिया है, शूट एट साइट, देखते ही गोली मारो, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा विस्फोटक हो गई है। ये मणिपुर की स्थिति है। ये वो स्टेट है जो कि चीन से लगा हुआ स्टेट है, जो संवेदनशील स्टेट है, जो हमारे देश की प्रतिष्ठा का स्टेट है। वहाँ ये स्थिति है। और जो देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जिनको बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी आशाओं के साथ हमने देश की सत्ता सौंपी थी, वो कर्नाटका में जाकर वहाँ पर धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं, चुनाव जीतने का प्रपंच कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की शान मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर अपील की है, मेरे राज्य मणिपुर को जलने से बचाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं, गृह मंत्री जी व्यस्त हैं, गुजरात के दोनों सम्मानित नेता हैं, वो व्यस्त हैं कर्नाटका में किसी प्रकार से अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए। उन्हें मणिपुर की चिंता नहीं है, उन्हें मेघालय की चिंता नहीं है, उनको नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं है, उनको यहाँ तक कि जंतर मंतर में जो हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हैं उनकी भी चिंता नहीं है, उन्हें देश की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी भी चिंता नहीं है, उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि हमारे भारतवर्ष के सनातन इतिहास में जिस प्रकार से बेटियों को सम्मान दिया गया है और जिस प्रकार से बेटियों को अपने घर की आबरू समझा गया है, वो बच्चियां आज चीत्कार कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय कर्नाटका में जाके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मणिपुर जल रहा है, मेघालय तक आज पहुंच रही है, बेटियां चीत्कार कर रही हैं। हम जैसे वृद्ध लोग, हम जैसे बेटियों को प्यार करने वाले लोग व्यग्र हैं, चिंता से भरे हुए हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि बेटियों का सम्मान हम कैसे कायम करें, क्योंकि ये कायर सरकार, ये वो सरकार जो कि जब ये बेटियां सम्मान लेकर आती हैं तो उन्हें अपने घर में चाय में बुलाते हैं, उनके साथ फोटो शूट करते हैं। और आज किसी मंत्री के पास या विधायक के पास सत्ता पक्ष के ये फुर्सत नहीं है कि वहां जाकर जंतर मंतर में बेटियों का हाल पूछें। बेटियों को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ जो लोग आए हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको बिल्कुल कैदियों की तरह, टेररिस्ट की तरह चारों तरफ से घेर लिया गया है, और देश की आत्मा को चुनौती दी जा रही है। आज तक हमें नहीं पता चला कि जो किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी मिली थी वो किसने संस्तुति की थी, किसने रिकमेंडेशन दी थी, उसे Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली थी। सतपाल मलिक को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली, किरण भाई पटेल को मिल गई क्योंकि वो गुजरात का रहने वाला था। ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह
सीना तान कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखा दी गई है, पॉक्सो एक्ट के तहत लिखा दी गई है। लेकिन पॉक्सो एक्ट का बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण का और छेड़खानी का आरोप लगने के बावजूद वो व्यक्ति खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसके सारे परिवार के लोग कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी हैं। बेटियों को न्याय मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। 3 महीने पहले भी ये बच्चियां बैठी थीं, इनसे कहा गया कि जांच कमेटी बनेगी। अरे जांच संस्थाएं नहीं करती हैं ऐसे केस में, क्रिमिनल केसेस में, इसकी जांच पुलिस करती है। तब भी पुलिस की एफआईआर नहीं लिखी गई, और जब अब 6-7 दिन पहले पुलिस की एफआईआर लिखी गई है तो पुलिस ने अभी तक प्रारंभिक जांच भी शुरू नहीं की है। न ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई जांच हुई है, कोई पूछताछ हुई है, उन्हें सम्मन किया गया है, उनको कस्टडी में लिया गया है। न बेटियों से कोई जांच शुरू हुई है, न उनसे पूछताछ की गई है, उनसे साक्ष्य देने के लिए कहा गया है। कुछ नहीं हो रहा है। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन्हें केवल एक एक्यूज्ड की मौखिक गवाही बिना सबूत के जो उसने दी थी, उसके आधार पर 1.5 साल तक जेल में रखा था। उन्हें सताया गया, उन्हें परेशान किया गया, क्योंकि वो महाराष्ट्र के थे, क्योंकि गुजरात के नहीं थे। संजय राउत को 3 महीने जेल में रखा गया, और बाद में जब कोर्ट ने उस केस को देखा, उन्होंने कहा यह केस मनी लॉन्ड्रिंग का बनता ही नहीं है, लेकिन उनको 3 महीने जेल में रखा गया। कोई भी आदमी अपनी आवाज उठाता है, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई सब लग जाती है, और ईडी के जो चीफ हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि इन्हें एक्सटेंशन क्यों दिए जा रहे हैं, दूसरे नीचे के अधिकारी नहीं है क्या? पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो उनका स्थान ग्रहण कर सके। तो कहते हैं कि मिनिमम की क्राइटेरिया है, मैक्सिमम की क्राइटेरिया नहीं है। आप रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। और जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनको योग्य नहीं समझा जा रहा है कि उनको ईडी का चीफ बनाया जाए। हर पद पर अपने खास नियुक्त लोगों को एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, दूसरे लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। देश में कानून का माहौल बनाया जा रहा है, लोकतंत्र का माहौल बनाया जा रहा है। पूरे विश्व में हमारी खिल्ली उड़ रही है। अडानी के मामले में हमारी खिल्ली उड़ी, किरण भाई पटेल के मामले में हमारी खिल्ली उड़ी, कोविड के मामले में हमारी खिल्ली उड़ी जब यह कहा गया WHO के द्वारा कि करीब 48-50 लाख लोगों ने कोविड में दम तोड़ा है। और ये यहाँ कह रहे हैं लोकसभा में कि हमें कोई किसी के मृत होने की कोविड की वजह से सूचना नहीं है, जातीय जनगणना नहीं हो रही है, जिससे यह पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर निवास करते हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए उन्हें आर्थिक मदद और उनके लिए कार्यक्रम बनाने का कार्यक्रम बन सके। जो 2013 में जातीय जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े सामने नहीं लाए जा रहे हैं, और जो बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही थी उसको रोक दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा। देश में मनुवाद स्थापित हो रहा है। देश में कुछ गिने चुने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों द्वारा देश को संचालित किया जा रहा है। देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, बेटियों का मान सम्मान खत्म हो चुका है। 13 महीने तक किसानों को, लाखों किसानों को 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ तार के बाड़े लगाकर अंदर आने से रोका गया, उनको सताया गया। अग्निवीर की योजना ले आए। जो बच्चे 15-17 साल की नौकरी करने के हकदार होते, उन्हें
4 साल में रिटायर करने की बात करके उन्हें प्रताड़ित किया गया। आवाज उठी तो डंडे मारे गए। लोग बेहाल हैं, नौकरी न मिलने की वजह से बेहाल हैं, महंगाई से बेहाल हैं, नौकरियां छूट रही हैं और नेतागण कर्नाटका में चुनाव जीतने के प्रयास में बंसी बजा रहे हैं। उन्हें मणिपुर की चिंता नहीं है, उन्हें मेघालय की चिंता नहीं है, उन्हें बेटियों के आन बान शान की चिंता नहीं है। दमन चक्र चला रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह मूछे पे ताव लेकर घूम रहा है। कहता है जब प्रधानमंत्री कहेंगे, होम मिनिस्टर कहेंगे, बीजेपी के प्रेसिडेंट कहेंगे तब मैं रिजाइन करूंगा। आप क्यों नहीं कह रहे उनसे रिजाइन करने के लिए? क्या बेटियों की आबरू आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या आपके घर में बेटी और बहन नहीं है? क्या आपने मां की कोख से जन्म नहीं लिया है? नारी सम्मान की कोई कीमत आपकी निगाह में नहीं है क्या? बेटियों की गुहार, जो बेटियां देश का सम्मान लेके आईं, उनको कैदियों की तरह, टेररिस्ट की तरह आपने चारों तरफ से घेर लिया है, जैसे किसानों को आपने घेरा था। देश की जो प्रतिष्ठा 70-75 साल में पूरे विश्व में बनी थी, उसको धूमिल क्यों कर रहे हैं? आप लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, हम आप पे सम्मान करते हैं, आपके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते। माननीय अमित शाह जी, दोनों गुजरात के रहने वाले हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने चुना है। लेकिन आप केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप केवल उन 30% हिंदुओं के नेता नहीं हैं जो आपको वोट देते हैं। बाकी हिंदू ऐसे भी हैं जो आपको वोट नहीं देते हैं, जो अखिलेश यादव को वोट देते हैं, जो लालू यादव को वोट देते हैं, जो ममता बनर्जी को वोट देते हैं, जो स्टालिन को वोट देते हैं, जो अशोक गहलोत को वोट देते हैं, उद्धव ठाकरे को वोट देते हैं। क्या वो देश की जनता नहीं है? आपके लिए देश की जनता केवल आरएसएस है, बजरंग दल है। वो बजरंग दल जिसके लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटका में कहा कि हम उसको बैन कर देंगे, इसलिए कहा कि ये एक उद्दंड संस्था है, आपने उसको बजरंगबली से जोड़ दिया और अगले ही दिन इस बजरंग दल ने सिद्ध कर दिया कि उद्दंड दल है। कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ की, देहरादून में की, मध्य प्रदेश में की, कर्नाटका में की, हर जगह की तोड़फोड़ की, वीडियोस के माध्यम से, अब पूरी तरह से की। ऐसी संस्थाओं को क्या बैन नहीं होना चाहिए? क्या नाम रख लेने से कोई संस्था जो है वो भगवान श्री राम की और बजरंगबली की रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है? क्या गोवा के अंदर आपने श्री राम सेना को बैन नहीं किया बीजेपी वालों? क्या इससे श्री राम का अपमान हुआ? और अगर बजरंग दल इस प्रकार की घटना घटित करता है, अगर वो इस प्रकार से गुंडागर्दी करता है, दफ्तरों के अंदर घुस के तोड़फोड़ करता है, तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं कर देना चाहिए? कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर देश में धार्मिक विद्वेष फैलाए तो उसे दंडित होना चाहिए। लेकिन जब देश के मुखिया ही, प्रधान सेवक ही धार्मिक विद्वेष फैलाएं, कपड़ों के आधार पर लोगों की पहचान करें और राजनीतिक मुद्दों पर धर्म को ले आएं और चुनाव आयोग चुप बैठा रहे जेवी संस्था बनकर, तो देश के हम जैसे राष्ट्रभक्त लोगों को, भारत की एकता अखंडता पे विश्वास करने वाले लोगों का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी बात कहें, चाहे हमारी बात सुनी जाए न सुनी जाए, हमारा क्या हश्र हो हमें नहीं पता, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि जो माँ भारती का हमारे पर ऋण है, हम उससे वो ऋण लेने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और आपसे अनुरोध करें, आपसे निवेदन करें, आपसे अनुनय करें। मणिपुर की तरफ देखिए, कर्नाटका के चुनाव को भूल जाइए, वहां की जनता इतनी जागरूक है, वो जानती है मणिपुर व मेघालय में क्या हो रहा है और जंतर मंतर में क्या हो रहा है, और आप ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको देश की एकता अखंडता से मतलब नहीं है, आपको केवल चुनाव जीतना आपका मुख्य उद्देश्य है। उधर हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं और वह बिलावल भुट्टो का आप स्वागत कर रहे हैं।
पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का आप स्वागत कर रहे हैं और इधर हमारे सैनिकों को पाकिस्तान टेररिस्ट जो है वो मार रहे हैं और आप उन्हें बिरयानी खिला रहे हैं। कौन कौन सी बिरयानी खिला रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन आप उन्हें बिरयानी खिला रहे हैं, उनकी अवगत कर रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और इधर हमारे वीर सैनिक की शहादत हो रही है। बताइए किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, किस किस संस्तुति पे मिली? और बिना संस्तुति की मिली तो आपने क्या कार्रवाई की, किस किस को दंडित किया? बताइए पुलवामा के अंदर RDX कैसे आया, कौन लाया, कैसे आया, किसकी वजह से आया, क्या जांच में निकला? अभी तक क्या जांच हुई? क्या नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, हुई तो क्या निकला? ये वीर सैनिक हमारी रक्षा करने के लिए -40 डिग्री में और +45 डिग्री में भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। इनकी शहादत हमारे लिए भूल न पाने वाली घटना है। ये चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमको सोने चैन से सोने देने के लिए अपने जान न्यौछावर करते हैं। इनके परिवार बाद में बिलखते रहते हैं, आश्रयहीन हो जाते हैं, और आप लोग चुनावी प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं और वहाँ जाके धार्मिक विद्वेष फैलाकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। बेटियों की गुहार से आपको कोई मतलब नहीं, मेघालय मणिपुर से आपको कोई मतलब नहीं, देश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आपको कोई चिंता नहीं, किसी चीज़ से आप परेशान नहीं। आपको केवल चिंता इस बात की है कि किस प्रकार से आप चुनाव जीत जाएं, और न जीतें तो पैसे जो अडानी साहब के लाखों करोड़ों रुपए PM केयर फंड में आपके पास आए हैं और जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आपके पास आते हैं, और PM केयर फंड का जो प्राइवेट फंड आपने बना लिया है और हजारों करोड़ उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और उसका ऑडिट नहीं कराते, उसके बारे में हमको नहीं बताते वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। उसका उपयोग करके विधायक खरीद कर आप सत्ता पलटते रहते हैं, खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं। जांच कराइए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या परेशानी है उसका ऑडिट कराने में, क्या परेशानी है उसमें CBI और ED की इंक्वायरी करा लेने में कि इस PM केयर फंड में किसका पैसा है, कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, कौन है देने वाला? किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, जांच कराइए। पुलवामा में जो हमारे वीर सैनिकों की शहादत हुई, कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, कैसे वहाँ RDX पहुँचा, जांच कराइए, देश को बताइए, जनता को बताइए। मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने इसको रोकने के लिए क्या किया और क्यों हो रहा है? वहाँ जाति हिंसा आपने SC/ST में किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड करने की वजह से किया, जिससे बाकी जो ग्रुप्स हैं उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और खूनी हिंसा हो रही है वहाँ पर। उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मणिपुर को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेघालय को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, चुनाव भी प्रचार कीजिए, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में, सबके प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव प्रचार कीजिए। धार्मिक विद्वेष रोकना आपका काम है। चुनाव आयोग का काम धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले लोगों को रोकना है, उसको बढ़ाना नहीं है। आपसी जो हमारा सद्भाव है उसको तोड़ना, संभाव को तोड़ना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देश इससे मजबूत नहीं होगा, देश कमजोर होगा, और हमें देश की चिंता है। हमें कोई राजनीतिक हमारा हित लाभ नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से देश के राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हो रही है और जिस प्रकार से दीर्घकालीन नुकसान इस देश की में हो रहा है, और संस्कृति और सभ्यता, हमारी बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं हो रही है, उनकी गुहार नहीं सुनी जा रही है, उनको कैद कर लिया गया है एक प्रकार से, उससे हम चिंतित हैं और हमारी चिंता को समझिए और इसका निराकरण कीजिए। बिल्कुल हर चीज़ को ट्रांसपेरेंटली बताइए, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जिससे देश की जनता समझ सके कि आप सक्षमता से देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और धार्मिक विद्वेष के माध्यम से चुनावी रण को जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यह हमारी चिंता वाजिब है, आप शायद ये मानेंगे, तो कृपा करके हमारी प्रश्नों को सही परिप्रेक्ष्य में लें और इसका जवाब दें। और ये जो बेटियां जंतर मंतर में बैठी हैं, जो देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां हैं,
इनकी गुहार को सुनिए, वहाँ जाइए, प्रधानमंत्री जी खुद जाएं, अमित शाह जी खुद जाएं, उनकी गुहार को सुने, उनके साथ बैठें और उनको न्याय दें। जब उनको न्याय मिलेगा तो देश की आत्मा को शांति मिलेगी। हम लोगों को ये होगा कि आप बेटियों की चिंता करते हैं और घर की बेटियों और नारियों की आबरू को बचाने का भी आपका उद्देश्य है, केवल चुनाव जीतना आप नहीं चाहते धार्मिक विद्वेष फैलाकर। तो कृपा करके मेरी गुहार सुनिए और देश को बताइए कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।